Good morning guys, welcome to my channel dentocake.com as you can see on my screen. Okay, so आज हम लोग पढ़ने वाले OSMF that is oral submucous fibrosis. तो first of all definition is an insidious chronic disease affecting any part of oral cavity and sometimes pharynx, although occasionally preceded and or associated with a vesicle formation. It is always associated with a juxta-epithelial inflammatory reaction followed by fibroelastic changes of lamina propria with epithelial atrophy, leading to stiffness of oral mucosa and causing trismus and inability to eat. आप इस डेफिनेशन से क्या समझते हैं? ठीक है, तो OSMF एक क्रॉनिक डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है पार्ट ऑफ ओरल कैविटी को, फाइंग्स को, ठीक है, एंड समटाइम और ओकेजनली ये वेसिकल फॉर्मेशन के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, वेसिकल फॉर्मेशन के साथ, पिटाके फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, एडमा के साथ, इनके साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। देन इसमें जक्सा एपिथेलियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हमेशा रहेंगे विद द फाइब्रोइलास्टिक चेंजेस इन लमाइना प्रोपिया और लमाइना बेसिले क्या होता है आपको पता होगा कि स्किन के अंदर जब हमारा बेसमेंट लेयर आता है तो बेसमेंट लेयर के नीचे हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू से ऊपर वाली जो लेयर होती है हम उसी को लमाइना प्रोपिया और लमाइना बेसिले में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ है विथ एपिथेलियल अट्रोपी। एपिथेलियल अट्रोपी का मतलब होता है कि कि आपके जो दो सेल है बेसिकली, ठीक है, तो उन दो सेल में आपका कुछ अट्रोपीज आ जाती है, मतलब कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ से एपिथेलियम हटने लगता है, एपिथेलियम खराब होने लगता है, दैटिंग ओके, लीडिंग टू स्टिफनेस ऑफ ओरल म्यूकोसा। ये क्या करता है कि स्टिफनेस ऑफ ओरल म्यूकोसा करता है, ठीक है। सेल में चेंजेस आ जाता है बेसिकली, अट्रोपी का मतलब है चेंजेस इन द सेल। ओके, तो ये क्या करता है स्टिफनेस ऑफ ओरल म्यूकोसा कॉजिंग ट्रिस्मस एंड इनएबिलिटी टू ईट। तो ये आखिरी वाली लाइन का मतलब है कि वो जो ओरल म्यूकोसा है उसकी माउथ ओपनिंग, बेसिकली जो माउथ ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा कम कर देता है, दैट इज नोन एज ट्रिस्मस, जिसके कारण के पेशेंट अपना खाना नहीं खा पाता। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इटियोपैथोलॉजी। अब व्हाट डू मीन बाय इटियोपैथोलॉजी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि OSMF हो रहा है तो उसका कॉजिंग फैक्टर क्या है, कौन कौन से कॉजिंग फैक्टर है वो हम इटियोपैथोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है चिलीज़ हमारे आता है कैप्साइसिन्स होता है चिली में, जिसका कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वेनिलामाइड ऑफ 8 मिथाइल 6 नॉन इयोनिक, ठीक है, एसिड। You can see here वेनिलामाइड ऑफ 8 मिथाइल 6 नॉन इयोनिक एसिड, ठीक है। इसके कारण हमारे OSMF कॉज होता है बेसिकली। सेकेंड इज टबैको, थर्ड इज लाइम क्या होता है CaOH2, ठीक है, आपको पता होगा। बीटल नट और एरिका नट में क्या फ़र्क है ये चीज़ पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो जो हमारा एरिका नट होता है ना उसमें क्या होता है कि जो आउटर कवरिंग होती है वो उसी के साथ होता है, ठीक है, हस्क जिसको हम बोलते हैं वो हस्क से कवर होता है, पर बीटल नट हस्क से कवर नहीं होता है, इसको हम हिंदी में सुपारी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एरिकोलिन, एरिकालिडीन, गुआवाकोलिन, गुआवासीन, आइसोगुआवासीन, टैनिक एसिड, नाइट्रोजामाइन ऑफ एरिका नट। ओके, फिर ये नाइट्रोजामाइन ऑफ एरिका नट भी बनाता है, दैट इज नाइट्रोजा गुआक्लोलिन, नाइट्रोजा गुआवासीन, 3 मिटाइल नाइट्रोजामिनो प्रोपियोनेट, सॉरी एक मिनट, थिंक 3 मिथाइल नाइट्रोजामिनो प्रोपियोनेट अल्कालेट, अल्कालेट DNA। ओके, तो क्या करता है जो ये 3 मिथाइल नाइट्रोजामिनो प्रोपियोनाइट्रिल होता है, ये बेसिकली जो हमारे DNA कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको अल्कालेट कर देता है। ओके, जिसके कारण कि हमें OSMF मतलब OSMF चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे 5S बनना शुरू होता है। देयर इज अ ड्वेल एक्शन ऑफ बीटल नट हम बोल सकते हैं बीटल नट के ड्वेल एक्शन होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, क्या जैसे हमारे स्किन के अंदर अपने इन कॉन्स्टिट्यूएंट को रिलीज़ करता है, हमारे स्किन में ज़्यादा 5S बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और 5S के साथ जो वहाँ पे कोलेजन का फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन जो दोनों ही साथ हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्वेल एक्शन ऑफ एरिका नट। एंड सेकेंड इज कि वो DNA के साथ हमारे DNA जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल का उसमें जाकर अल्कालेशन शुरू करता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, ओके,
नेक्स्ट कॉजिंग फैक्टर इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण भी होता है। ओके, डिफेक्टिव आयरन मेटाबॉलिज्म, जिस पेशेंट में आयरन मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो उसमें भी कोलेजन फाइबर ज़्यादा बनते हैं, राइट। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे मेन होता है स्ट्रेप्टोकोकल, क्लैबेसिला, राइनोस्क्लायोमाइटिस। ओके, स्ट्रेप्टोकोकल हम सब जानते हैं कि इसका हैबिटेट होता है ओरल कैविटी, तो सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकल होता है। देन होता है हमारा क्लैबेसिला राइनोस्क्लायोमाटिस। आपको नाम से पता चला है स्क्लायोमाटिस मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि ओरल म्यूकोसा और तो फिर स्किन से रिलेटेड, ओके, और वहाँ पे वो स्क्लायोमा क्रिएट कर रहा है, इसलिए हमने उसको स्क्लायोमाटिस बोला है। थर्ड आता है हमारा कोलेजन डिसऑर्डर। कोलेजन डिसऑर्डर में हमारा यूमेटोइड आर्थराइटिस, स्क्लायोडर्मा, डुपिट्रीन कंट्रैक्चर, इंटेस्टिनल फाइब्रोसिस, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आता है फिफ्थ, जिसमें कि हमारा इंक्रीज ऑफ आईजीए, आईजीएम, आईजीजी हो जाता है, अल्ट्रा सलाइवरी कंपोनेंट। ओके, दिस इज कॉम्पो लिखा है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। ओके, एंड जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। अब आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अल्ट्रा सलाइवरी कंपोनेंट क्या होता है, मतलब सलाइवरी जो हमारा सलाइवा होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। आईजे, आईजीएम, आईजीजी आप सबको पता है कि इनका सॉरी इनका इंक्रीज हो जाता है। ओके, डुपिट्रीन कंट्रैक्चर, इंटेस्टिनल फाइब्रोसिस, क्लायोडर्मा, यूमेटोइड आर्थराइटिस। यूमेटोइड आर्थराइटिस बेसिकली हमारे जॉइंट से रिलेटेड होता है। अगर टीएमजे जॉइंट्स में भी कोलेजन ज़्यादा बनने लगा तब भी माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी, दैट विल फर्दर लीड टू ओएसएमएफ। स्क्लेरोडर्मा का मतलब होता है कि जो हमारी स्किन होती है बेसिकली, हम इन द केस ऑफ ओरल म्यूकोसा, जो हमारा म्यूकस ओरल म्यूकोसा होता है उससे हमारे कोलेजन फाइबर्स के बंडल ज़्यादा बनने लगते हैं, ठीक है। डुपिट्रीन कंट्रैक्चर जो डिजीज़ है इसमें भी हमारे कोलेजन फाइबर्स के बंडल ज़्यादा बनते हैं। इंटेस्टिनल फाइब्रोसिस के केसेस में भी ओएसएमएफ हो सकता है पेशेंट को। ओके, एंड दिस ऑल जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, कुछ पेशेंट होते हैं ओएसएमएफ वाले, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि फीमेल में भी ये बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ पेशेंट होते हैं ओएसएमएफ वाले में जिनमें कि जेनेटिकली ओएसएमएफ आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ इज क्लिनिकल फीचर्स। ओके, क्लिनिकल फीचर्स में अफेक्ट करता है बोथ सेक्सेस को 20 to 40 ईयर्स के बीच में। साइट्स मोस्ट प्रोमिनेंट साइट है इसकी बकल म्यूकोसा, रेट्रोमोलर एरिया, ठीक है। ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट साइट है। देन आता है हमारा सॉफ्ट पैलेट, पैलेटल फॉसे, यूविला, टंग, लेबियल म्यूकोसा, फ्लोर ऑफ माउथ, जिंजाइवा। प्रोड्रोमल सिम्टम्स आर ऑफन ऑफ 2 to 5 ईयर्स, ठीक है। तो बेसिकली पहला हमारा साइट क्या है, बकल म्यूकोसा, रेट्रोमोलर एरिया, सॉफ्ट पैलेट, पैलेटल फोसा, यूविला, टंग, लेबियल म्यूकोसा, फ्लोर ऑफ माउथ एंड जिंजाइवा। फ्लोर ऑफ माउथ एंड जिंजाइवा पे सबसे कम इसके ऑकरेंस है और सबसे ज़्यादा बकल म्यूकोसा और रेट्रोमोलर एरिया पे, ठीक है। यूविला एंड पैलेटल फोसा आई थिंक आप सबको पता है, पैलेटल फोसा हम टॉन्सिल्स को ही बोलते हैं, ओके, एंड यूविला तो आपको पता ही होगा। देन आता है हमारा प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, साइंस का डेफिनेशन क्या है, ओके, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोड्रोमल सिम्टम बेसिकली 2 to 5 ईयर्स के अंदर हमें दिखता है, ठीक है। कोई भी डिजीज़ होती है तो वो एकदम से एक दिन में नहीं हो जाती, ओके, उसको टाइम लगता है। तो प्रोड्रोमल सिम्टम हमें 2 to 5 ईयर्स में दिखता है। दैट इज फर्स्ट इज बर्निंग माउथ, हाइपरसलाइवेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वेसिकुलेशन, अल्सरेशन, पिगमेंटेशन, रिकरेंट स्टोमेटाइटिस, डिफेक्टिव गस्ट्रेटरी सेंसेशन। बर्निंग माउथ होगा सबसे पहले पेशेंट में, पेशेंट जब भी कोई चिली फूड खाएगा तो उसको बर्न होगा माउथ में, ओके। हाइपर सलाइवेशन हो सकता है और तो फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, या तो उस पेशेंट में जो सलाइवेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही हो या तो फिर सलाइवेशन बिल्कुल हो ही ना रही हो, ठीक है। अगर सलाइवेशन नहीं होगा तो वहाँ पे वेसिकल्स और बुल्ले बनेंगे तो वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ओके, वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा, अल्सरेशन होगा। अगर पेशेंट को इंटेस्टिनल फाइब्रोसिस है तो पेशेंट को अल्सरेशन होगा, ठीक है। इन दिस केसेस ऑल्सो अल्सरेशन होगा क्योंकि ड्राइनेस ऑफ माउथ है, जहाँ पे भी ड्राइनेस होता है वहाँ पर अल्सरेशन हो जाता है, ठीक है। देन आता है पिगमेंटेशन। अब कहीं पे भी आप लाइक कहीं पे वेसिकल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वेसिकल और बुल्ला फॉर्मेशन के बाद अगर वहाँ पे स्कार रह जाता है तो वहाँ पे पिगमेंटेशन होने के चांसेस है, ठीक है। तो फिर अगर कोलेजन फाइबर्स का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो रहा है एंड पेशेंट इज स्टिल टेकिंग टबैको तो वहाँ पे रेड कलर के पिगमेंटेशन या ब्राउन कलर के पिगमेंटेशन हो सकते हैं, ओके। रिकरेंट स्टोमेटाइटिस इज बेसिकली क्या होता है कि आपके माउथ में रेगुलर रेट पे लाइक हर 2-4 दिन बाद आपके माउथ में
क्या कहते हो, आपके माउथ में बेसिकली वेसिकल फॉर्मेशन होने लगता है, अल्सर्स फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। अल्सर्स बोलते हैं रीकरेंट स्टोमेटाइटिस, ओके। देन आता है डिफेक्टिव गस्ट्रेटरी सेंसेशन, मतलब पेशेंट कुछ भी खाना खाएगा ना तब भी उसको बार बार ढकाए आएंगी, ठीक है। गस्ट्रेटरी सेंसेशन उसका सही नहीं रहेगा, उसको टेस्ट में प्रॉब्लम होगी, ओके। सो दिस इज ऑल इन क्लिनिकल फीचर। हम आगे बढ़ते। सेकेंड, लेट सिम्टम्स। लेट सिम्टम्स में क्या आता है, ट्रिस्मस ऑफ कोर्स ये तो मेन है ही इसका। डिफिकल्टी इन टंग प्रोट्रूजन, पेशेंट अपना जो टंग है वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था कि फाइंग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक तक को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है, थ्रोट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो टंग का प्रोट्रूजन बहुत मुश्किल होता है। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, फाइंग्स फुला होगा, अगर उसने टॉन्सिल्स को अफेक्ट किया है तो स्वेलिंग में पेशेंट को डिफिकल्टी आएगी। अगर सॉफ्ट पैलेट भी अफेक्टेड है तो स्वेलिंग में डिफिकल्टी आएगी। या एफर्ट पेन जाएगा ईयर से। अब एफर्ट पेन कैसे होगा, तो बेसिकली जो हमारा ऑब्सेशन ट्यूब होता है ना वो हमारे नेक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से एफर्ट पेन चला जाता है। अब आता है फिर ब्लांचिंग ऑफ म्यूकोसा। ब्लांचिंग ऑफ म्यूकोसा में हमें लेस लाइक अपीयरेंस दिखेंगे। व्हाट इज ब्लांचिंग? ब्लांचिंग इज बेसिकली वाइट डिस्कलरेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा, ओके। तो वहाँ पर हमें लेस लाइक अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है। देन आता है आपका बीटल शेयर म्यूकोसा। बीटल शेयर म्यूकोसा इज ब्राउनिश सेट डिस्कलरेशन विद डिस्कमेशन, जो कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। फाइवस बैंड दिखेगा। लिप पे हमें रीमा ऑइस दिखेगा। रीमा ऑइस बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी लिप्स है, ठीक है, लिप्स के अराउंड आप एक सर्कल बना लो, ठीक है। तो वहाँ पे एक मसल होती है, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं ऑर्बिकुलारिस ऑइस, ओके। तो ये जो मसल होती है ना, इसी मसल्स को हम रीमा ऑइस बोलते हैं। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ओवल रीमा ऑइस फॉर्मेशन, तो वो हो जाता है लिप का अराउंड, ठीक है। ये बोला हमारा हॉकी स्टिक अपीयर करेगा। क्लिनिकल स्टेजेस में सबसे पहले आता है स्टेज ऑफ स्टोमेटाइटिस एंड वेसिकुलेशन, ठीक है। कोई भी डिजीज़ की अगर शुरुआत होगी तो मतलब सबसे पहले आपको उसके माउथ में अल्सर्स दिखेंगे, ठीक है। देन आपको उसमें वेसिकल फॉर्मेशन दिखेंगे। देन आता है स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस बेसिकली कब आएगा, जब वो मतलब 2 to 3 years के बाद या 4 years के बाद ये स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस शुरू होता है, ठीक है। मतलब उसमें कोलेजन फाइबर्स डिपोजिशन बनना शुरू हो जाएंगे, स्टिफनेस और म्यूकोसा होने लगेगा, म्यूकोसा की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड वैस्कुलरिटी कम हो जाएगी, ओके। पेशेंट को माउथ खोलने में अब दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थर्ड आता है स्टेज ऑफ सीक्वल एंड कॉम्प्लिकेशन। अब इस स्टेज के बाद क्या आएगा कि अगर पेशेंट ने स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस में अपना ट्रीटमेंट ले लिया देन इट इज़ फाइन, पर अगर उस वक्त तक पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो यहाँ पर हमारा स्टेज ऑफ सीक्वल एंड कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हो कि बेसिकली क्या होता है कि फाइब्रोसिस और भी ज़्यादा फाइब्रोस होने लगता है एंड देन इसका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ओके। एंड देन मोर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। टीएमजे का जैसा मूवमेंट है वो बिल्कुल ही रुक जाएगा, पेशेंट अपना माउथ बिल्कुल भी नहीं खोल पाता है, ठीक है। दिस इज ऑल। देन हम थर्ड पे आते हैं दैट इज डायग्नोसिस। अब आप क्लिनिकली कैसे डायग्नोस करोगे, ठीक है। तो पेशेंट का सबसे पहले तो आप माउथ ओपनिंग देखोगे। नॉर्मल माउथ ओपनिंग इज 42 to 44 mm और वी कैन से मोर देन 44 mm, ओके। माउथ ओपनिंग कम हो गया आपको पता चल जाएगा कि ये OSMF का पेशेंट है, ओके। हाँ, लेकिन हर वो पेशेंट जिसके माउथ ओपनिंग कम हो ज़रूरी नहीं कि वो OSMF का ही पेशेंट है, तो इसलिए आपको उसके पाल्पेबल फाइबर्स बैंड जो उसके बकल मुकोसा पे होंगे, पैलेट पे होंगे विद ब्लांचिंग आपको दिखेंगे, उसका आपको फील करना पड़ेगा, ओके। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आप क्या करोगे कि एक सैंपल लोगे वहाँ से बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आप एट्रोपिक, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको दिखेगा उसमें एट्रोपिक एपिथेलियम, ठीक है। देन इंटरसेलुलर एडिमा। एट्रोपिक एपिथेलियम और अटीपिया में क्या फ़र्क होता है ये आप मुझे बताएंगे? तो फिर ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। एट्रोपिक एपिथेलियम बेसिकली क्या होता है, जो उसका सेल स्ट्रक्चर होता है ना, जो एपिथेलियम के बीच में जो जैसा आप जानते हैं कि 2 सेल होता है, ठीक है। 2 सेल एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं विद द बॉन्डिंग, ओके। जब उसके बॉन्डिंग्स कम होने लग जाती है ना ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, लाइक यहाँ पे OSMF, तो एक जगह पे आपका सेल है और एक जगह पे आपके सेल नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल हो गया बेसिकली, दैट इज एट्रोपिक एपिथेलियम। देन आता है इंटरसेलुलर एडिमा। इंटरसेलुलर एडिमा मतलब 2 सेल के बीच में आपकी वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ओके, दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर एडिमा। देन आता है सिग्नेट सेल। सिग्नेट सेल क्या है कि आपका जो एट्रोपिक एपिथेलियम है, मतलब कि वहाँ से आपका एक सेल जो है वो डिसलोकलाइज होके आपके चला गया है इधर कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, दैट इज नोन एज सिग्नेट सेल, ओके। वो अलग हो जाता है बेसिकली।
देन आता है एपिथेलियल अटीपिया। एपिथेलियल अटीपिया में क्या होता है, जो आपके सेल का अंदर के कंस्टिट्यूएंट है ना, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आया होता है लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस की क्वांटिटी में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। सेल के टाइप में चेंजेस हो जाते हैं, डीएनए आरएनए कंस्टिट्यूट में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में चेंजेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है एपिथेलियल अटीपिया में, ओके। देन मोनोन्यूक्लियर यासोफिल एंड प्लाज्मा सेल्स इंक्रीज हो जाता है, दिखते हैं। मतलब ये तो बेसिक ही है कि कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डिजीज दिखती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं सबसे पहले, ठीक है, उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो मोनोन्यूक्लियर यासोफिल और प्लाज्मा सेल ये सारे इन्फ्लामेटरी सेल है, तो ये इंक्रीज दिखेगा हमें। देन आता है कि हम कैसे किसी डिजीज को बता सकते हैं कि इसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल ज़्यादा है। तो मैलिग्नेंट पोटेंशियल वाले डिजीज में जो हम देखेंगे इसकी पैथोलॉजी, ठीक है, तो हमें हाइपरकेराटोटिक एपिथेलियम दिखेगा इसमें, मतलब वो एपिथेलियम जिसमें कि केराटिन का डिपोजिशन और फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है। इंटरसेलुलर इडीमा। बेसल सेल हाइपरप्लेजिया दिखेगा, ठीक है। बेसल सेल हाइपरप्लेजिया मतलब कि जो उसकी बेसल लेयर है ना, उसके सेल्स का साइज बहुत ज़्यादा, साइज नहीं, नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी में फ़र्क होता है, ओके। हाइपरप्लेजिया मतलब कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल एंड हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, ओके। तो इसमें हमें बेसल सेल हाइपरप्लेजिया दिखेगा एंड एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया दिखेगा, ओके। मतलब सेल्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो बेसिकली हमारे 4-5 टाइप का मैनेजमेंट होते हैं इसमें। मेडिसिनल थेरेपी में जब हम पेशेंट को रखते हैं तो इसमें हम विटामिन ए देते हैं, आयोडीन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। आयोडीन बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है ना, बेसिकली एक आयोडीन है और विटामिन बी है, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि आपको टैबलेट फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। जो विटामिन बी होता है ना, बेसिकली कैप्सूल फॉर्म में ही होता है, ठीक है, तो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। स्टेरॉइड में आप अगर लोकल स्टेरॉइड देते हो पेशेंट को तो आप दोगे हाइड्रोकॉर्टिजोन 25 मिलीग्राम टैबलेट, डोजेस ऑफ 100 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। मतलब कि ये लोकली वहाँ पे जाकर एक्ट करे, ओके। ट्राइमकिनोलॉन दोगे 90 मिलीग्राम ऑफ डेक्सामेथाजोन प्लस 25 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकॉर्टिजोन बाई वीकली। अब ये ट्राइमकिनोलॉन और ये 90 मिलीग्राम डेक्सामेथाजोन प्लस 25 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिजोन बाई वीकली जो दिया है ना, ये हमने बेसिकली सिस्टमिक इंजेक्ट किया है उस पेशेंट में, ओके। हम सिस्टमिकली देते हैं। देन आता है प्लासेंट्रिक्स। प्लासेंट्रिक्स क्या होता है, एक बेसिकली प्लासेंटा एक्सट्रैक्ट होता है, ओके। तो ये इसका काम क्या होता है कि कॉलेजन का जो हमारा एक्स्ट्रा कॉलेजन फॉर्म हो रहा है उसको बेसिकली ब्रेक करता है, ओके। कॉलेजन के मतलब क्या, जैसे कॉलेजन के लाइसिस में हेल्प करता है प्लासेंट्रिक्स, ओके। प्लासेंटा का एक्सट्रैक्ट होता है। देन आता है लाइकोपिन। लाइकोपिन हमें टमाटो में मिलता है और हम सब जानते हैं कि टमाटो और लाइकोपिन हमारे ओरल कैविटी के लिए कितना ज़्यादा हेल्दी है, ओके। सो लाइकोपिन का भी काम यही होता है कि ये बेसिकली कोलेजन फाइबर्स को डिस्ट्रक्ट करता है। विटामिन ई भी कोलेजन फाइबर्स को डिस्ट्रक्ट करता है। वैसोडाइलेटर इंजेक्शंस देते हैं इसमें ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो, ठीक है। इंटरफेरॉन गामा इंजेक्शन देते हैं। देन आता है कन्वेंशनल सर्जरी। कन्वेंशनल सर्जरी में आप क्या करते हो उसमें कि पहले तो आप पेशेंट को, मतलब ये हमारा आखिरी स्टेज होता है बेसिकली कन्वेंशनल सर्जरी, ठीक है। पहले तो आप पेशेंट में आपने हर चीज़ करके ट्राई कर लिया, सारे मैनेजमेंट ट्राई कर दिया, पर उसके बाद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो आप जितना उसका कोलेजन फाइबर है वहाँ से एक फ्लैप हटाते हैं, ठीक है। फ्लैप जैसे कि बकल फ्लैप होता है, पैलेटल फ्लैप होता है, नेज़ोलेबियल फ्लैप होता है, जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा हो, ठीक है, कि यहाँ से हमें हटाना है, तो वहाँ से आप उतने फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद उसके ऊपर आके आप अपना फ्लैप लगाएंगे। पीएमएमसी फ्लैप होता है, ठीक है। और तो फिर आपने कहीं से लोकल फ्लैप ले लिया, जैसे कि आपने अगर बकल मुकोसा से अपने एक्सट्रैक्ट करके हटाया, लाइक बकल मुकोसा से आपने अपने कोलेजन फाइबर्स को कट किया, ओके। उसको आपने वहाँ पे कट कर दिया, फ्लैप आपके ओपन थी, ठीक है। उस फ्लैप को फिर मतलब वो फिर यूज़फुल नहीं रहता, तो हम कहीं से उसका फ्लैप लेंगे, ओके। फ्लैप हम ले सकते हैं फ्रॉम द पैलेट, जो एरिया मतलब फ्रेश हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम जब भी ऑयल मुकोसा में लेते हैं ना, तो हम हमेशा फुल थिकनेस फ्लैप लेते हैं, ओके, ताकि वो वहाँ पे जाके भी ब्लड सप्लाई क्रिएट कर पाए, ओके। सो हम फुल थिकनेस फ्लैप लेते हैं, वहाँ पे लगा देते हैं, राइट।
तो दैट इज़ कन्वेंशनल सर्जरी। देन आता है लेज़र सर्जरी। लेज़र सर्जरी जहाँ पे आपके कोलेजन फॉर्मेशन है वहाँ पे आप CO2 का लेज़र लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनास्थीसिया। बेसिकली ये तो हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल सर्जरी में भी, लेज़र सर्जरी में भी, क्रायो सर्जरी में भी, ठीक है। तो लेज़र सर्जरी में हम CO2 लेज़र लेते हैं, वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे भी हमें लोकली दिख रहा हो कि यहाँ पे कोलेजन फाइबर ज़्यादा है। देन वो लेज़र बीम जाते हैं अंदर और कोलेजन फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओके। देन आता है हमारा क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी बेसिकली क्या होता है कि ये कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो ड्राई CO2 है, मतलब ड्राई CO2 होता है, ठीक है, उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का। देन आता है ओरल फिजियोथेरेपी। अब ओरल फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना मुंह फुलाइए, मुंह फुला इन द सेंस कि मुंह से बैलून फुलाइए, ओके। ये हम पेशेंट को बोलते हैं। ओरल फिजियोथेरेपी में हम बोलते हैं कि आइसक्रीम स्टिक्स को जहाँ जहाँ पे हमने इंजेक्शंस लिया उसको रखिए सुबह शाम, ठीक है। डेली सुबह सुबह शाम मुंह खोलना बंद करने की एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। ये सब हम बोलते हैं इन पेशेंट में, ओके। ना था हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एज यू कैन सी हियर इन वीडियो कि कहाँ कहाँ पे इसमें ब्लांचिंग है पेशेंट में, ठीक है। तो बेसिकली इधर है, इसमें हमारा टंग पे ब्रांचिंग है, डिस्कामेशन ऑफ टंग हो रखा है इस पिक्चर में, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट को सॉफ्ट पैलेट में ब्रांचिंग है पूरा का पूरा, और इस साइड भी है बकल में कौसा पे, ओके। इसमें इस पेशेंट की माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, राइट। इसमें जो ये पेशेंट है, इस पेशेंट में यहाँ पे आपका मैलिग्नेंट ग्रोथ भी शुरू हो गया ऑन द बकल में कौसा, जो ये रेडिएशन कलर दिख रहा है यहाँ पे आपका मैलिग्नेंट ग्रोथ शुरू हो रखा है पेशेंट का। वेट मैं आपको दिखाती हूँ। दिस थिंग यहाँ पे आपके मैलिग्नेंट ग्रोथ शुरू हो रखी है पेशेंट में, ठीक है। सो दिस एंड हाँ, आपको ये भी दिखा देती हूँ कि कहाँ पे है। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, वेट, ये काम क्यों नहीं कर रहा कलर के, येलो, ठीक है। आप बेसिकली यहाँ से समझ लो कि ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको वाइट कलर का, दिस, ओके, ये है ब्लांचिंग पेशेंट में, ठीक है, ओके। I should stop annotation, ओके। एंड अभी हम पीछे की तरफ भी जाते हैं इसमें, ठीक है। ये वाले से शुरू करते हैं, ओके। इस वाले पोर्शन में मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे है। कलर विल बी रेड, यहाँ पे पेंसिल रख थे फ्रॉम दिस पोर्शन, ये वाला चीज़, दिस थिंग, जहाँ जहाँ पे मेरी रेडिंग जा रही है वहाँ वहाँ पे ब्लांचिंग है, ठीक है। ये बेसिकली फाइंस के एरिया को इन्वॉल्व किया हुआ है, ओके। दिस पोर्शन, ओके। सो यहाँ पे है, ओके। ना हम जाते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। ये इसका तो आपको समझ आया होगा कि कहाँ पे है, राइट। ये वाला मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ना नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसकी माउथ ओपनिंग कम दिखे, ये आपको समझ आया होगा। ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि यहाँ पे मैलिग्नेंट ग्रोथ हो रहा है, ओके। नाउ दिस,
तो बेसिकली इसमें हमारा क्या है कि फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। सिम्टम्स है स्पाइसी फूड, मैक्सिमल म्यूकोजल कलर, फाइब्रोसिस, माउथ ओपनिंग, टंग, ईटिंग एंड स्पीकिंग, ओरल हाइजीन, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, जैसा मैंने आपको बोला। तो इसमें ये सारे टेबल तो आप खुद से पढ़ लेना। बेसिकली ग्रेड 1 में क्या होता है, ग्रेड 2 में क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ग्रेड 1 में नॉर्मल माउथ ओपनिंग रहेगी, दैट इज 44 mm। ग्रेड 2 में आपकी माउथ ओपनिंग थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, 26 to 35 mm। ग्रेड 3 में माउथ ओपनिंग 15 to 25 mm रह जाएगी, और ग्रेड 4 में माउथ ओपनिंग रह जाएगी आपकी 2 to 15 mm ओनली, ओके। ग्रेड 1 में बर्निंग सेंसेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वेसिकुलर अल्सरेशन, जो सब हमने प्रोड्रोमल सिम्टम पढ़े हैं, ठीक है। स्पाइसी फूड खाने से उनको थोड़ा मतलब इरिटेशन होता है, म्यूकोजल कलर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, फाइब्रोसिस नहीं बनेंगे उस वक्त, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या होगा कि आपकी बर्निंग सेंसेशन होगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, इरिटेशन विद द स्पाइसी फूड होगा, बिकॉज हमें ब्लांच दिखना शुरू हो जाएगा, पर कोई भी क्लियर कट फाइब्रोटिक बैंड्स नहीं दिखेंगे, ओके। टंग का प्रोट्रूजन हर जगह भी नॉर्मली है। टंग का प्रोट्रूजन बेसिकली अफेक्ट कब होता है, जब हम ग्रेड 4 वाले पेशेंट में देखे होते हैं, ओके। ग्रेड 5 वाले पेशेंट में सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो सारे लुकोप्लेकिया के सिम्टम्स आ जाते हैं उस वक्त, ओके। ग्रेड 3 वाले सिम्टम्स में क्या है हमारा, वही है, सेम सेम टू सेम के इरिटेशन विद स्पाइसी फूड होगा, ब्लांच ओपेक लेडर लाइक कॉसा दिखेगा इसमें, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि लेस लाइक फाइब्रोटिक बैंड दिखते हैं, वो इसमें दिखेंगे, ओके। ग्रेड 4 में भी लेडर लाइक में कॉसा दिखेगा। दैट इज और ओरल हाइजीन मैटर करती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में भी वही है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट है, ये आप खुद से पढ़ना, ओके। And thanks for watching. Please like and subscribe if you like my video, and please comment it down अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए, okay, and please subscribe. Bye, take care.